गोवा में भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। गोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि यह बहुत अच्छा एहसास है कि देवेंद्र फडणवीस गोवा के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी होंगे। उनका अनुभव पार्टी को राज्य में बहुमत की सीटें जीतने में मदद करेगा। पूर्व भाजपा विधायक और प्रवक्ता सिद्धार्थ की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी की नियुक्ति का हम स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लोगों के विश्वास को बनाए रखेंगे। 22+ वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को पिछले महीने गोवा चुनाव का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रभारी नियुक्त किया था। मेरे साथ मेरे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी 2022 में गोवा की दी गई है और जो टारगेट निकलकर सामने आ रहा है वो बहुमत की सरकार है। क्या लगता है आपको, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी 2022 से, क्योंकि यकीनन एक मंझे हुए नेता है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में जो है देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि चुनाव को प्रभारी बना था। बिहार में जो है काफी ज्यादा भाजपा को राहत मिली थी, बड़ी उपलब्धि हुई थी, लिहाजा अब जो है एक बार फिर से गोवा की जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। सबसे मुख्य कारण यही है कि गोवा जो है महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से सटा हुआ है। तमाम महाराष्ट्र के लोग वहाँ नौकरी करते हैं। जो बड़े तमाम होटल्स है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्रियंस के होटल है, लिहाजा उसमें जो है गोवा में बीजेपी को काफी बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को वहां के चुनाव प्रभारी बनाने के बाद गोवा का जो चुनावी समीकरण है वो कहीं न कहीं बदल जाएगा। लिहाजा सरकार जो है गोवा में जो है भाजपा की ही बनेगी, इस तरह की जानकारी ट्वीट करते हुए वहां के प्रवक्ता ने दी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम को मैदान में उतारा गया है, उनको भी गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। पी चिदम्बरम की अगर बात की जाए, अपने आप में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, एक मंझे हुए राजनेता और कई चुनावों में जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि दो ऐसे उम्मीदवारों को अलग अलग दल से गोवा की जिम्मेदारी दी गई है जो सियासत को, राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और चुनाव में सरकार को कैसे विजय दिलाई जाए इस बात को बखूबी जानते हैं। देखिए, राजनीतिक समीकरण में यह माना जाता है कि जो ज्यादा राजनीति में सक्रिय होता है उसकी भूमिका अहम मानी जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गोवा जो है महाराष्ट्र से बिल्कुल सटा हुआ है, कोंकण इलाके से सटा हुआ है। तमाम जो कोंकणी समाज के लोग रहते हैं वो कहीं न कहीं महाराष्ट्रियन को बेहद ही करीब से जानते हैं और महाराष्ट्रियन को फॉलो करते हैं। इसी तरह से जानकारी यह भी है कि गोवा में जो तमाम होटल कारोबारी है या गोवा में तमाम लोग जो नौकरी करते हैं वो महाराष्ट्र से ही जाकर नौकरी करते हैं, कोंकण इलाके से ही नौकरी करते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र की धरती को, महाराष्ट्र की भाषा को बेहद नजदीक से समझते हैं। इसी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक उसी तरह से अगर पी चिदम्बरम को यह जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर तौर पर जो लड़ाई कांटे की जरूर हो सकती है, लेकिन अभी भी पलड़ा कहीं न कहीं भारी जो बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां सक्रिय भी है और देवेंद्र फडणवीस की जो भूमिका है वो बेहद ही सक्रिय मानी जाती है। हालांकि मुंबई के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस से अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद बिहार के चुनाव में भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। फिर जो है पुराने नेता है, काफी राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव भी है और खासकर महाराष्ट्र में अनुभव है। तो इस तरह की जो है समीकरण को देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी जो है काफी आगे निकल रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि गोवा में 2022 के चुनाव होने वाले हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर कांग्रेस भाजपा को घेरेगी, क्योंकि इस समय भाजपा ऑलरेडी शासन में बैठी हुई है वहां पर, और पी चिदम्बरम क्योंकि एक मंझे हुए खिलाड़ी है, मैं लगातार कह रही हूँ राजनीति में मंझे हुए नेता हैं, बखूबी जानते हैं कि किन मुद्दों को उछाल करके सत्ता पर सवाल ऐसे किए जा सकते हैं कि जनता उनके विरोध में उतर आए। क्या कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनको लेकर के नाराजगी खासकर देखी जाएगी? देखिए, गोवा में जिस तरह से कई बार देखा गया कि हिंदू धर्म को लेकर भी कई बार बातें सामने आई, लिहाजा कट्टर हिंदुत्ववादी वाली पार्टी जो अगर कहा जाए तो बीजेपी इसका अनुसरण करती है। और जिस तरह से देखा जाए पूरे देश में इस वक्त जो है हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा एजेंडा बनाया गया है। हिंदुत्व की बातें
सब जगह हो रही है। जिस तरह से पिछले दिनों अभी महाराष्ट्र में मोहन भागवत ने खुद जो है कि मुस्लिम समुदाय के तमाम नेताओं से बातचीत की और उनको बारे में बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो है हिंदुत्व को कायम करने के लिए या हिंदुत्व को आपसी तालमेल बिगाड़ने के लिए कोशिश की थी, वो चीजें नहीं होना चाहिए। कि ठीक उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस कट्टर हिंदुत्व को लेकर चलने वाले लोग हैं और एक कोशिश करेंगे कि गोवा में भी इस तरह की बातें सामने आए। लेकिन सबसे अहम बात पर्यटकों को लेकर जो तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी, गोवा के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि आने वाले समय में तमाम पर्यटकों के लिए एक विशेष तरह की सुविधा दी जाएगी और तमाम उनको रियायतें दी जाएगी। तो ये सब भी बातें लेकर जो है कहीं के बीजेपी आगे इसको एजेंडा बना सकती है। फिलहाल मूलभूत सुविधाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के लिए हर कोई चाहता है कि लोगों को लोभ लुभावने जो है प्रकरण बताया जाए। तो ये सब भी बातें सामने आती जरूर है। इसको लेकर भी कहीं बीजेपी जो है पूरी कोशिश करेगी हिंदुत्व और मूलभूत सुविधाओं के अलावा पर्यटक जो आते हैं विदेशों से आते हैं या फिर अन्य राज्यों से आते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया करवाया जाए जिससे बीजेपी को बेहद फायदा हो। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस गोवा में हिंदुत्व का एजेंडा चलने देगी? क्योंकि अभी तक जहां भी प्रयास किया जाता है भाजपा की तरफ से हिंदुत्व के एजेंडे पर जाने की, विपक्षी दल लगातार ये प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी बात ना करे। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस रखती है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर वो बात करेगी। और वहाँ खासकर गोवा की अगर बात करूँ, क्योंकि वहाँ का कुछ स्थितियाँ ऐसे निकलकर सामने आई हैं कि जिसके बाद लगता है इस एजेंडे पर कारगर सिद्ध हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस क्या उसको इसी एजेंडे पर बने रहने देगी? देखिए, कांग्रेस जो वहां विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जाहिर तौर पर का दायित्व बनता है कि किसी भी तरह से सामने जो पार्टी है उसके एजेंडे को फेल करना। तो लिहाजा कांग्रेस पहले से भी जानी जाती है कि किसी विशेष पार्टी को लेकर नहीं चले। कांग्रेस जो है सब पार्टियों को, सब लोगों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। अब ऐसे में अगर बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व को एजेंडा बनाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस भी अपनी जो है पैठ रखेगी और लिहाजा कोशिश करेगी बीजेपी का जो एजेंडा है उसके अगेंस्ट कोई एजेंडा लाया जाए या फिर उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे बीजेपी को नुकसान हो। तो ये पूरी कोशिश विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस के पास जरूर रहेगा। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, क्या विकास के मुद्दे पर बात होगी गोवा के अंदर? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो भाजपा कांग्रेस का सबने देखा है। क्या विकास के मुद्दे पर 2022 में गोवा में बात की जाएगी? देखिए काबा जी, अब तक जितने चुनाव हुए हैं खासकर 2014 से लेकर 2021 तक किसी भी चुनाव में जो है विकास को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है। लिहाजा भले प्रामाणिकता के तौर पर ये कहा जाता है कि इतने करोड़ का बजट हम पेश करेंगे और चीजें सामने आएंगी, लेकिन अब तक इस तरह से कोई भी चीजें सामने नहीं आई, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी सरकार हो। विकास की बातें दूर हो जाती है, लेकिन सांप्रदायिक की बातें, हिंदुत्व की बातें, मुस्लिमिज्म की बातें, ये तमाम चीजें जो है कहीं कहीं राजनेता इसको दोहराते हैं और इसी को एक एजेंडा बनाते हैं, इसी की तरह चीजें की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार गोवा में भी इसी तरह की रणनीति बनने वाली है, क्योंकि विकास वहां होना बेहद जरूरी है। लेकिन सबको पता है कि विकास का मुद्दा एजेंडा जो है ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि आम जनता भी समझती है विकास के नाम पर सिर्फ बातें होती है। लेकिन जिस तरह से जो सांप्रदायिक या हिंदुत्व का जो एजेंडा बना है ना, वो कहीं ना कहीं तमाम फॉलोअर्स होते हैं, वो अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लिहाजा इससे फायदा मिल सकता है। सत्यप्रकाश जी, अगर प्रमोद सावंत के कार्यकाल की बात करें, कितने आश्वस्त लोग उनके कार्यकाल से नजर आए हैं? क्योंकि अगर बाकी राज्यों की बात करूं जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उनमें कुछ जगहों पर नाराजगियां भी देखने को मिली और कुछ जगहों पर खुल करके समर्थन सरकार का किया गया। जबकि महंगाई बढ़ी है इस सरकार के दरमियान, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ी है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बाद हमें राहत मिली है। अगर मैं गोवा की सरकार की बात करूं तो उससे कितने आश्वस्त है वहां की जनता? देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री का जरूर वहां के लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात है कि जब कोई परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन के साथ ऊपर नीचे, यानी कि जो महंगाई के दौर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसको भी लोग मानते हैं। लिहाजा गोवा में जिस तरह से लगातार पहले मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, फिर बीच में उनके जो समर्थन में काफी लोग आए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का पैतरा है। राजनीति में इस तरह चीजें होती है कि क्योंकि जब एक बार विरोध होता है तो दूसरी तरफ जो है उन्हीं के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि विरोध नहीं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण से जुड़ा हुआ है। सब बातें जो है अक्सर सामने आती है, चाहे वो गोवा में हो चाहे किसी अन्य राज्य में हो।
तो जाहिर तौर पर गोवा में भी इसी तरह का समीकरण बनेगा कि जो भी पार्टी अपने खास एजेंडे को लेकर चलती है या मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करती है या फिर सही सही विकास की भी बात करती है, तो जाहिर तौर पर उसको कहीं न कहीं बढ़त हो सकती है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को इस बार जो है जिम्मेदारी दी गई कि माना जा रहा है, बीजेपी को एक बार फिर से काफी अच्छी बढ़त हो सकती है वहाँ। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लोक लुभावन वादे यकीनन किए गए हैं। मुफ्त बिजली की बात भी वहां पर की गई है और मुफ्त बिजली के आधार पर जो वादे उन्होंने दिल्ली की अपनी सत्ता में कहे और वो किए, धरातल पर वो वादे उतर के सामने आए। लोगों को बिजली में राहत दी गई, पानी में व्यवस्था दी गई, बसेस में व्यवस्था दी गई और यकीनन ये फ्री मॉडल, इसको भाजपा लगातार कहती है कि फ्री मॉडल के आधार पर जो है आम आदमी पार्टी चलती है। क्या लगता है आपको, गोवा की जनता इस फ्री मॉडल के को एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी? बिल्कुल, देखिए हमारे देश की एक विडंबना रही है कि लोग जो फ्री वाली चीजों को ज्यादा अनुसरण करते हैं। ठीक है, दिल्ली में इस तरह की चीजें जो है दिल्ली सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है या फिर करने का वादा करती है। तो लिहाजा अब हर राज्य के तमाम जो छोटे नागरिक होते हैं या छोटे तबके के लोग होते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं या सुविधाएं फ्री में होना चाहिए। जैसे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा, मेडिकल और अन्य चीजें फ्री होना ही चाहिए, क्योंकि लगातार टैक्सेस लोग पे करते हैं। लेकिन कई राज्यों में सरकार इस पर अमल नहीं करती है। लिहाजा अगर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर वहां गोवा में करती है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं तिकड़ी सरकार बनाने की जुगाड़ में लग सकती है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, अगर अभी तक आम आदमी पार्टी की बात करें, वो जहां भी गई है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को दिखा के आई है। उसने अपने आप को एक अच्छे और सशक्त राजनीतिक दल के तौर पर प्रदर्शित भी किया है। गोवा की अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि 2022 में 22+ ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, क्या लगता है आपको, इस पर कोई असर आम आदमी पार्टी डालेगी? बिल्कुल डाल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी अगर ये दावा करती है कि अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ तमाम चीजें दिल्ली की तरह उनको फ्री दिया जाएगा, तो ज्यादातर समीकरण में हेरफेर हो जरूर हो सकता है। हालांकि भाजपा जो करती है हो सकता है, क्योंकि समीकरण बदलता है। पूरे देश की जो फॉलोअर्स है वो भी देश की स्थिति को समझ रहे हैं। जिस तरह से लगातार देश में महंगाई है, लगातार देश में परिवर्तन के नाम पे जो है उनको लूटा गया है। लिहाजा ये तमाम चीजें जो है कहीं कहीं गोवा में भी लागू होंगी, उसको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन हमेशा ये जरूर देखा जाता है कि दिल्ली में जो जिस तरह से तमाम सुविधाएं सरकार ने दी है, वो कहीं न कहीं इसका जो है प्रति उत्तर बन सकता है गोवा में। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, आखिरी सवाल ज़रूर आपसे रहेगा, क्योंकि एनसीपी से लगातार जो है खटास निकल कर के सामने आई है, तो क्या इस बार भी गठबंधन की स्थिति बनती नजर आ रही है? कांग्रेस क्या गठबंधन करेगी एनसीपी के साथ? देखिए, ये सारी परिस्थितियां जो है चुनाव के दरमियान ही बदलती है और बनती है। तो इस तरह से भले आज समीकरण बिगड़ा हो या आपसी मतभेद हो, लेकिन जब चुनाव की बात आती है या किसी पार्टी को आगे बढ़ते हुए तमाम नेता लोग देखते हैं, तो उस पर जो है एक अमल की जाती है, एक मंथन किया जाता है। उस मंथन में यही निकल के आता है कि हम सब साथ लड़ेंगे और हम सब साथ रहेंगे। लिहाजा इस तरह का समीकरण भी जरूर गोवा में बनेगा और फिर जो है कहीं न कहीं भाजपा का जो समीकरण है, भाजपा की जो रणनीति है, उसमें खलल हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए थे और यकीनन 2022 के चुनाव जिन भी राज्यों में होने वाले हैं वो यकीनन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि कई जगहों पर नया राजनीतिक दल ने अपना दाव आजमाया है और कई जगहों पर इस तरीके के वादे किए गए हैं। कई जगहों पर जो है एक्सपीरियंस नेताओं को, दमदार नेताओं को जो है प्रभार सौंपा गया है, ताकि वहां के सियासी समीकरणों को वो बेहतर तरीके से भेद